अध्याय 2। क्या, कब, कहाँ और कैसे। सोनी का सवाल। सोनी अपनी सहेली पिंकी के साथ टेलीविज़न देख रही थी। टेलीविज़न पर दिखाया जा रहा था कि मानव धरती पर हजारों साल से रह रहा है। सोनी सोचने लगी और पिंकी से बोली, इतने वर्षों पहले क्या हुआ था, कोई कैसे जान सकता है। पिंकी, जो सोनी से 5 वर्ष की बड़ी थी, इस प्रश्न का उत्तर निम्न तरीके से देना शुरू किया। हजारों सालों पहले क्या हुआ था, यह कैसे पता लगाए। कल क्या हुआ था, यह जानने के लिए हम रेडियो, टेलीविज़न या अखबार की मदद लेते हैं। 10-20 साल पहले क्या हुआ था, हम अपने माता पिता, दादा दादी या नाना नानी से जान लेते हैं। लेकिन हजारों वर्ष पहले क्या हुआ था, इसकी जानकारी हम इतिहास से प्राप्त करते हैं। यह था, हमारे पूर्वज कौन थे, वे कहाँ रहते थे, वे क्या खाते थे और कैसे कपड़े पहनते थे। अतीत से लेकर वर्तमान तक जानकारियाँ हमें इतिहास से ही मिलती है। अध्ययन का काल निर्धारण कैसे करें। अतीत से लेकर वर्तमान तक विभिन्न घटनाओं का तिथि क्रम अनुसार अध्ययन एवं विश्लेषण ही इतिहास का विषय है। इस काम में आसानी के लिए इतिहास को कालखंडों में बांटा जाता है। सामान्यतः 3 कालखंड निर्धारित किए जाते हैं, प्राचीन, मध्य एवं आधुनिक। किंतु ध्यान रखना आवश्यक है कि ऐतिहासिक प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और यह विभाजन इस प्रक्रिया में कहीं भी बाधा नहीं बनते। प्रत्येक ऐतिहासिक युग अपनी विशेषताएं होती है। भारत में प्राचीन काल मानव जाति के आरंभिक क्रियाकलापों से 8वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक निर्धारित, यानी 700 से 750 ईस्वी तक निर्धारित किया जाता है। इसके आरंभिक चरण को पूर्व ऐतिहासिक काल भी कहा जाता है, क्योंकि उस युग की घटनाओं का कोई क्रमबद्ध लिखित इतिहास उपलब्ध नहीं है। इस काल में मनुष्य के आग एवं पहिए का उपयोग सीखा था। मनुष्य ने खेती एवं पशुपालन सीखा और इसी समय गांव एवं कस्बों तथा शहरों का विकास हुआ। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से सुसंगठित राज्यों का निर्माण आरंभ हुआ और कालांतर में विशाल साम्राज्यों की स्थापना हुई। 6ठी शताब्दी ईस्वी तक आते आते इन साम्राज्यों का विघटन होने लगा और पूर्ण छोटे छोटे राज्य अस्तित्व में आने लगे। पुनः 8वीं शताब्दी के मध्य 750 ईस्वी तक ये राज्य धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगे, परंतु व्यापार एवं नगरों का फिर से विकास हुआ। 11वीं शताब्दी तक नए सैन्य साधन और उन्नत उत्पादन तकनीकी का विकास हुआ। इस्लाम के माध्यम से नई धाराओं का भारत में आगमन हुआ और पुनः भारत में विशाल साम्राज्यों का गठन संभव हुआ। सांस्कृतिक समन्वय भी हुआ और सामाजिक सामंजस्य भी स्थापित हुआ। यह प्रक्रिया 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में पुनः पतनशील अवस्था में आ गई। इसी के साथ दूसरा प्रमुख काल का मध्यकाल का अंत हुआ। आधुनिक काल का प्रारंभ 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से हुआ, जब पश्चिमी देशों के द्वारा नए विचारों और नई प्रशासनिक व्यवहार भारत में लाई गई। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार व्यवस्था एवं आवागमन में विशेष प्रगति हुई। दुर्भाग्यवश यह नई प्रशासनिक व्यवस्था विदेशियों द्वारा स्थापित की गई थी, जो हमारे देश के आर्थिक संसाधनों का लाभ प्राप्त करना चाहते थे। इस व्यवस्था को उपनिवेशवाद कहते हैं। इसके अंतर्गत किसी उन्नत देश किसी दूसरे कमजोर देश पर अधिकार कर उसका आर्थिक शोषण करता है। स्वाभाविक था कि भारतीयों में इसके विरुद्ध एक चेतना जगी। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से भारत में और इस औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन सक्रिय हुआ, जो सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों से प्रेरित रहा। सन 1947 से भारत को आज़ादी मिली और एक नया संविधान बना। इस संविधान के द्वारा जनता को अपने प्रतिनिधियों द्वारा शासन का अधिकार मिला। यही काल भारत के आधुनिक काल का प्रतिनिधित्व करता है। मानव जाति के इतिहास को हम कैसे जानते हैं। मानव जाति के इतिहास की जानकारी हमें कई स्रोतों से मिलती है। इसमें से एक स्रोत अतीत में लिखी गई पुस्तकें। इन पुस्तकों को हम ढूंढ कर पढ़ते हैं। इसमें राजाओं एवं आम लोगों के जीवन, धार्मिक विचार एवं मान्यताएं, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। ये पुस्तकें हाथ से लिखित होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। ये पांडुलिपियाँ प्रायः तारपत्रों एवं भोजपत्रों पर मिलती है। बहुत सी पांडुलिपियाँ अब नष्ट हो चुकी है। कुछ पुस्तकालयों एवं संग्रहालयों में सुरक्षित है। पटना की खुदा बख्श लाइब्रेरी एवं पालीगंज स्थित भरतपुरा
कि गोपाल नारायण सिंह सार्वजनिक पुस्तकालय में ऐसी अनेक पांडुलिपियां सुरक्षित हैं। संग्रहालय और अन्य संस्थाओं में भी अब पांडुलिपियां देख सकते हैं आप पांडुलिपियां देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त लिखित स्रोतों में अनेक महाकाव्य, कविताएं एवं नाटक आदि है। इनमें कई संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, जबकि अन्य प्राकृतिक तमिल एवं कन्नड़ आदि में है। तारपत्रों पर लिखी गई पांडुलिपि को यहाँ दर्शाया गया है और ये अभिलेख है। हम अतीत की जानकारी अभिलेखों से प्राप्त करते हैं। अभिलेख पत्थर अथवा धातु की सतहों पर नुकीले औजारों द्वारा उत्कीर्ण किए होते हैं। इन अभिलेखों में राजाओं तथा अन्य महत्वपूर्ण लोगों के आदेश और उपलब्धियां वर्णित है। इन्हें वैसी जगहों पर लगाया जाता है था जहां अधिक से अधिक लोग आते जाते थे, ताकि अधिक से अधिक लोग उसे देख सके और उसमें लिखित आदेशों का पालन कर सके। इसके अतिरिक्त अतीत में बनाई गई एवं इस्तेमाल की गई में लाई गई वस्तुओं के माध्यम से भी हम अतीत की जानकारी प्राप्त करने में सफल होते हैं। ऐसी वस्तुओं में पत्थर एवं ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, औजार, हथियार, बर्तन, आभूषण, मूर्तियाँ, चित्र और सिक्के आदि आते हैं। ये वस्तुएं पुरातत्विक स्रोत के रूप में जानी जाती है, अर्थात काफ़ी प्राचीन होने के कारण इसके अवशेषों को जमीन की खुदाई कराकर प्राप्त किया जाता है। पुरातात्विक वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाते हैं। ये सिक्के और मुद्रा है, उसमें और मृतभांड है। पुरातात्विक वस्तुओं के में जानवरों, पक्षियों एवं मछलियों की हड्डियां भी मिलती है, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि अतीत में किस प्रकार के जीव पाए जाते थे। अनाज एवं कपड़ों के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिससे पता चलता है कि अतीत में लोगों के पास खाने के लिए कौन से अनाज थे और किस प्रकार के कपड़े पहनते थे। डॉक्टर स्पूनर ने पटना के कुम्हार नामक स्थान में खुदाई द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के राजमहल के स्तंभ निकाले। इस खुदाई में सोने के बैलों के टुकड़े प्राप्त हुए। इससे मगध साम्राज्य की समृद्धि एवं भव्यता पर प्रकाश पड़ता है। इस तरह पांडुलिपियों, अभिलेखों, सिक्कों तथा पुरातत्व से संबंधित अन्य स्रोतों के आधार पर पुरातत्वविद एवं इतिहासकार अतीत का अध्ययन करते हैं और इन्हीं स्रोतों के माध्यम से अतीत की व्याख्या करते हैं। सिक्के शासकों द्वारा जारी किए जाते थे, जिस पर राजकीय चिन्ह, धार्मिक चिन्ह या कोई लिपि अंकित होती थी। सिक्कों का अध्ययन मुद्रा शास्त्र कहलाता है। खुदाई में मिली वस्तुओं में विश्लेषण में समय का निर्धारण करना बहुत मुश्किल है। वैसे तो समय निर्धारण के लिए कई विधियां अपनाई जाती है, लेकिन जो सामान्यतः प्रचलित है वह रेडियो कार्बन विधि या कार्बन 14 पद्धति है। रेडियो कार्बन विधि तिथि निर्धारण की यह काम भौतिक शास्त्री करते हैं। सारी वस्तुओं में एक प्रकार का रेडियोधर्मी पदार्थ होता है जो कार्बन 14 कहलाता है। रेडियोधर्मी वे पदार्थ होते हैं जिनमें से निश्चित दर में छोटे छोटे कण निकलते हैं। जब मनुष्य, पशु या पौधा जिंदा होते हैं तब वो जिस मात्रा में वायुमंडल में कार्बन 14 लेते हैं, उसी मात्रा में रेडियोधर्मिता के कारण मरने के बाद उसे खो देते हैं। जब कोई मर जाता है तो वो वायुमंडल से कोई कार्बन 14 नहीं लेता, यद्यपि वह इसे एक निश्चित दर पर खोता रहता है। भौतिक शास्त्री इसी निहित कार्बन 14 की मात्रा का पता लगाकर उस जीव की आयु निश्चित करते हैं। तिथियों का मतलब, प्राचीन काल में हमारे देश में तिथियों की गणना विक्रम संवत और शक संवत के आधार पर होती थी, लेकिन अब पूरे विश्व में एक मानक के रूप में तिथियों की गणना मुख्यतः ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। इसमें ईसा मसीह के जीवन को 0 वर्ष माना जाता है। उसके जन्म के पूर्व की सभी तिथियों के आगे अंग्रेजों में बीसी, बिफोर क्राइस्ट, और हिंदी में अंग्रेजी में बिफोर क्राइस्ट और हिंदी में, है ना, अर्थात ईसा पूर्व लिखते हैं ईस्वी को। इसी प्रकार ईस्वी की शुरुआत उनके जन्म के वर्ष से है। जैसे यही कहीं 2009 में एडी यानी उसका होता है एनो डोमिन लिखा देखते हैं तो इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के बाद के 2009वें वर्ष से है। इसी प्रकार यदि वहीं
2500 ईस्वी पूर्व लिखा हुआ मिलता है, तो इसका अर्थ है कि ईसा मसीह के जन्म के 2500 वर्ष पहले का समय। तिथि निर्धारण को इस ग्राफ से समझा जा सकता है ना। ईसा पूर्व यानी BC और ईसा मसीह का जन्म है ना का समय, और सन ईस्वी यानी AD। यहाँ BC को बोला गया है इतना वर्ष, और इसी को दर्शाया गया है। भौगोलिक पृष्ठभूमि। प्राचीन काल से लेकर अब तक के भारत के इतिहास को समझने के लिए सर्वप्रथम उसकी भौगोलिक रूपरेखा की जानकारी आवश्यक है। भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत को मुख्यतः 4 भागों में बांटा जा सकता है। उत्तर के पर्वतीय प्रदेश जो तराई में के जंगलों से प्रारंभ होकर हिमालय के शिखर तक फैले हुए हैं, इसमें कश्मीर, कांगड़ा, कुमायूं तथा सिक्किम के प्रदेश सम्मिलित है। उत्तर का मैदान जो अपनी उपजाऊ भूमि और अधिक पैदावार के लिए प्रसिद्ध है, इसमें सिंधु, गंगा, यमुना और सहायक नदियों से सिंचाई का काम होता है। यह देश का सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र है। दक्षिण के पठार के अंतर्गत उत्तर में नर्मदा एवं ताप्ती बहती है। इस भाग में विंध्य तथा सतपुरा की पहाड़ियाँ हैं, जो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से पृथक करती है। सुदूर दक्षिण के मैदान में गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी के उपजाऊ डेल्टा वाले प्रदेश मिलते हैं। पूरा मैप ब्लर है। भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाया गया है इसमें। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत श्रृंखला भारतीय उपमहाद्वीप को पश्चिमी तथा मध्य एशिया से अलग करते हैं, लेकिन इन पर्वतों में अनेक दर्रे रास्ते हैं, जैसे खैबर, बोलन एवं गोमल दर्रा। कौन कौन? खैबर, बोलन एवं गोमल दर्रा। इन दर्रों के माध्यम से भारत का संपर्क अफगानिस्तान तथा ईरान से बना रहता है। दर्रे पहाड़ों के बीच के संकरे रास्ते होते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में ही मेहरगढ़ जैसा स्थान है, जहां लगभग 6000 ईसा पूर्व में लोगों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना प्रारंभ किया था। भेड़, बकरी तथा गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। उत्तर पश्चिम क्षेत्र में ही सिंधु एवं इसकी सहायक नदियां बहती है। सहायक नदियां आगे चलकर बड़ी नदियों में मिल जाती है। लगभग 4700 यानी 2500 ईसा पूर्व साल पहले इन्हीं नदियों के किनारे नगरीय सभ्यता का विकास हुआ। उपमहाद्वीप के उत्तर पूर्व में गारो, खासी, जयंतिया, मिसमी और नागा पहाड़ियाँ हैं। इन पहाड़ियों के नाम पर ही यहाँ की आदिवासी मानव समूह की पहचान है। भारतीय उपमहाद्वीप के बीच विंध्य पर्वत है ना, और विभाजन का रेखा है। विंध्य के दक्षिण में ब्रह्मगिरी स्थल पर लगभग 3000 साल पहले लोगों ने महापाषाणी संस्कृति का निर्माण किया था। महापाषाणी संस्कृति में मृतकों को दफनाकर उसके चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर गाड़ दिए जाते थे। विंध्य पहाड़ियों के उत्तर पूर्व एवं ब्रह्मपुत्र नदी के पश्चिम में गंगा एवं उसकी सहायक नदियाँ व्यापारिक मार्ग एवं कृषि स्थल को दर्शाता भारत का मानचित्र को। नदियाँ बहती है। विंध्य पहाड़ियों के उत्तर में स्थित कोल्डिवा एवं चोपानी मांडो ऐसे स्थल है जहाँ सबसे पहले चावल एवं धान उपजाया जाता था। जो कोल्डिवा एवं चोपानी मांडो में सबसे पहले धान उपजाया जाता था। उत्तर भारत में बहने वाली नदी गंगा के दक्षिण में क्षेत्र प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था। यहाँ के शासक बहुत ही शक्तिशाली थे। उन्होंने यहाँ एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। भौगोलिक रूपरेखा के इस विवरण से स्पष्ट है कि इस उपमहाद्वीप में यद्यपि अलग अलग क्षेत्रों में लोग अपने अपने ढंग से मानव समाज का निर्माण कर रहे थे, परंतु ये कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं रहे। ये लोग ऊंचे पर्वत, पहाड़ियों, रेगिस्तानों, नदियों तथा समुद्रों में जोखिम उठाकर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की यात्रा करते थे और उपयोगी वस्तुओं का विनिमय यानी खरीद बिक्री करते थे। इसके अलावा लोगों को शिक्षा देने के लिए धार्मिक गुरु भी हमेशा भ्रमण करते रहते थे। यहाँ तक कि भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर के लोग भी खैबर, बोलन एवं गोमल के रास्ते भारत आते रहे।
इस आवागमन से हमारी सांस्कृतिक परंपरा समृद्ध हुई, सांस्कृतिक परंपरा समृद्ध हुई। देश के नाम, हम अपने देश के लिए प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। लगभग 2500 वर्ष पहले उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस कहा तथा इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। फारसी में यही शब्द हिंद एवं हिंदुस्तान जैसे नामों की उत्पत्ति का कारण था। इसी तरह एक दूसरी मान्यता के अनुसार इस देश का नाम भारत यानी भरत नामक मनुष्य मानव के समूह के नाम पर पड़ा, जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र में रहते थे। इसका उल्लेख ऋग्वेद लगभग 1500 ईसा पूर्व में मिलता है। अतः प्राप्त स्रोतों एवं साक्ष्यों के आधार पर आप प्राचीन भारत के इतिहास को आगे के अध्याय में पढ़ेंगे। प्राचीन काल में भारत में मानव जीवन कैसा था, प्रारंभिक समाज कैसा था, इसका क्रमिक विकास कैसे हुआ, यह सब आप अगले अध्याय में पढ़ेंगे। मनुष्य, पशु या पौधे के अवशेषों की प्राचीनतम निर्धारण किस विधि से की थी? कार्बन 14 विधि से। उत्तर भारत में दक्षिण में कौन सा पर्वत अलग करता है ना? विंध्य पर्वत हो जाएगा। चावल का प्राचीन नाम कहाँ से मिलता है? यानी कोल्डिवा से मिलता है।